सिविल अड्डा पर। और सिविल अड्डा पे आज शुरुआत कर रहे हैं हम भारत के संविधान की प्रस्तावना की। इससे पहले हमने भारतीय संविधान को कवर करने का लक्ष्य रखा है एमपीपीएससी मेंस के हिसाब से, एमपीपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग, एमपीपीएससी मेंस के अकॉर्डिंग हम जो कॉमन टॉपिक है, जो अभी हमारा सिलेबस का हिस्सा है, जो प्रीलिम्स में भी पूछा जाएगा, मेंस में भी पूछा जाएगा। हालांकि प्रीलिम्स में पूछने का तरीका और मेंस में पूछने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, लेकिन फिर भी हम उसी प्रकार से पढ़ रहे हैं जिस प्रकार से हमें प्रीलिम्स में भी काम आ जाएगा। जैसे प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना हमें प्रीलिम्स में भी कवर हो जाएगी, मेंस में भी कवर हो जाएगी। तो इस प्रकार से प्रस्तावना को पढ़ना है। प्रीलिम्स प्रस्तावना से संबंधित कोई प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपसे पूछे तो भी कवर हो, तो भी आप आंसर दे पाओ, और मेंस में पूछे तो भी आप आंसर दे पाओ। तो अब हम जो विषय वस्तु पढ़ रहे हैं वो है प्रस्तावना। प्रस्तावना इससे पहले हमने पढ़ा है। प्रस्तावना जो पढ़ी है हमने वो हमें माफ़ कीजिएगा, हमें इससे पहले भारतीय संविधान पढ़ा है। और भारतीय संविधान में अभी तक हमारे पास 7 क्लास अपलोड हो चुकी हैं। अगर आप चाहो तो 7 क्लास देख सकते हो, उसके बाद ये क्लास देखो। आपको सिलेबस के पॉइंट वाइज डिस्कशन आपको किया गया है, पॉइंट वाइज चीज़ें समझाई गई है। ये प्रस्तावना को समझाने का उद्देश्य जो है, प्रस्तावना अगर आपको समझना है, प्रस्तावना अगर आपको और अच्छी तरीके से देखना है तो इसके ऊपर घंटे या 2 घंटे की क्लास भी हो सकती है। लेकिन मेरा यह मानना है कि हम अभी 10 या 15 मिनट की क्लास या 20 मिनट की क्लास अपलोड करें। जिससे होगा क्या कि आप अगर 2 घंटे की क्लास अगर देखोगे, उसके बाद खुद अगर कहीं से पढ़ोगे, जैसे एम लक्ष्मीकांत की बुक है, कहीं और बुक है, अगर वहीं से अगर आप पढ़ोगे या 2 घंटे अगर यहाँ पर भी दोगे तो हमारे पास सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत डिफ़िकल्ट सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है। और एक एक टॉपिक के ऊपर 3-3, 4-4 घंटे देना या 5-5, 7-7 घंटे देना ये संभव भी नहीं है। और अभी हमें उस प्रकार के कार्य भी नहीं करना है। हमें अभी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए मेंस को भी टारगेट करना है, क्योंकि अब हम ये समझिए कि हम ना तो सिर्फ प्रीलिम्स को दे सकते हैं, ना सिर्फ मेंस को दे सकते हैं। ठीक है, अगर हम पूरा का पूरा ध्यान अगर मेंस पे दे और अगर 20 जून को एग्ज़ाम जो संभावित है वो ना हो, और अगर जुलाई में या अगस्त में एग्ज़ाम हो जाए तो फिर हमारे लिए दिक्कतें, हमारे लिए परेशानी खड़ी हो जाए। क्योंकि अगर मुझे आपको सिर्फ और सिर्फ मेंस का कवर करवाना होता तो मैं आपको हिंदी या एथिक्स पढ़ाने का सोचता। लेकिन मुझे पता है कि अभी अपने पास इतना ये नहीं है, समय नहीं है कि हम हिंदी और एथिक्स को लेकर बैठ जाएं। अपने इस चैनल पे आप व्यक्तिगत रूप से क्या कर रहे हो ये अच्छी बात है, आप व्यक्तिगत रूप से अपने खुद की योजना बनाकर तैयारी कर सकते हो। लेकिन मेरा जो मानना है वो ये है कि कॉमन टॉपिक पढ़ा जाए। कॉमन टॉपिक पढ़ने से क्या होगा, प्रीलिम्स भी कवर होगा। अगर प्रीलिम्स हमारे सामने जल्दी हो जाए तो हमें बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, हम जल्दी से प्रीलिम्स को अब क्वालिफाई कर सकते हैं। इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास जो मेंस के जो टॉपिक है उसमें 3-3, 4-4 या 5-5 की पॉइंट ऐसे बन जाएंगे जो हमारे सिलेबस, जो हमें ज़रूरत होती है। एक समय ऐसा आएगा जब हम पूरा पेपर 2 कवर कर लेंगे तो हम पेपर 1 का जो पार्ट 1 है उसका एक पूरा वीडियो पूरी क्लास बना देंगे। पेपर 2 का पार्ट 2 का जो है पूरी क्लास हम बना देंगे, और वो अंतिम समय पर आपके लिए या फिर रिवाइज़ के लिए आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से बेनिफिशियल रहेगी। तो हम देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। और जब प्रस्तावना की बात करते हैं तो प्रस्तावना में हम क्या क्या पढ़ेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, इसको मूलतः रूप से हम उद्देशिका भी कहते हैं। अब आपके सामने क्या प्रॉब्लम है कि आपको ये शायद अच्छी तरीके से नहीं दिख पा रहा होगा। एक तो आपको सजेशन मैं ये देता हूँ कि अगर आपको एक क्लास देखना है तो थोड़ा सा क्वालिटी इंप्रूव कर लीजिए अपने मोबाइल की। अगर क्वालिटी इंप्रूव करने के बाद भी नहीं दिख रहा है तो मैं ये मानता हूँ कि अभी हमारे पास जो लॉकडाउन के समय में अभी हमारे पास उच्च लेवल के वो संसाधन नहीं है जो संसाधन बाकी लोगों के पास होते हैं, या आमतौर पर जो आधारभूत संसाधन होते हैं और वो संसाधन चाहिए हमें, वो हमें आधारभूत संसाधन अभी नहीं है हमारे पास। लेकिन जैसे ही समय मिलेगा हम अच्छे मार्कर भी लाएंगे, अच्छा थोड़ा सा ये सेटअप भी थोड़ा सा बड़ा करेंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय लगता है, और समय के साथ ये सारी चीज़ें बिल्कुल उपलब्ध होगी आपके सामने। और हमें जो लक्ष्य रखा है एमपीपीएससी मेंस का कि पूरा सिलेबस कवर करना है, वो पूरा सिलेबस मैं आपको कवर करवाऊंगा, और निःशुल्क कवर करवाने का लक्ष्य रखा है तो निःशुल्क ही कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले तो सिविल अड्डा को। ठीक है, और उसको लाइक शेयर भी करते रहिए, इसको शेयर करिए ताकि जो नए बिगनर जो लोग हैं या फिर कोई और भी एस्पिरेंट है उनको इसके बारे में ज़्यादा अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त हो। ये जो 10 या 15 मिनट की क्लास होती है वो 10 या 15 मिनट की क्लास नहीं होती है, ये मेहनत नहीं होती है, इसके पीछे बहुत घंटों की मेहनत लगती है। और मैं इस पर बहुत रिसर्च करता हूँ, बहुत सारे किताबों का अध्ययन करना होता है, उसके बाद हमें इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होती है, और मैं फिर आपके सामने ये जानकारी लेके आता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रस्तावना में हमें क्या पढ़ना है, प्रस्तावना से प्रीलिम्स में किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं या फिर वनडे एग्ज़ाम, कोई भी रेलवे एग्ज़ाम हो या कोई अन्य एग्ज़ाम हो, तो एमपी व्यापम के एग्ज़ाम हो या किसी स्टेट के एग्ज़ाम हो,
तो हमें क्या करना है कि हमें उन एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाँ आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बार बार इसका हंगामा मचा रहता है। मैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल को देखता हूँ, वहाँ पे हंगामा मचा रहता है कि यहाँ पे कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन मैं बताऊँगा आपको कि कौन से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से 42वां संविधान संशोधन जो होता है वहीं से क्वेश्चन आते हैं। मैक्सिमम जो अगर 100 बार क्वेश्चन पूछा गया है तो 70 या 75 बार मुझे यही लगता है कि 42वां संविधान संशोधन पूछा गया है। लेकिन 20 या 25 समय पे कुछ ऐसा होता है कि बेरोबड़ी मामला पूछ लिया जाता है, जो बड़ी एग्जाम में होता है, जो स्टेट पीएससी एग्जाम में होता है या यूपीएससी जैसे एग्जाम में होता है। केशवानंद भारती वाला मामला जो यूपीएससी अक्सर पूछती है, यूपीएससी पूछने लायक मामला भी है केशवानंद भारती मामला। पिछले हमें क्लास में हमने पढ़ा भी है। जो आधारभूत ढांचे वाला जो मामला है वही मामला केशवानंद भारती वाला मामला है। उसके अलावा बेरोबड़ी मामला पूछ सकते हैं, केशवानंद भारती मामला पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इन शब्दों के मतलब पूछ सकते हैं और कोई नहीं पूछते हैं। एक प्रकृति पूछ सकते हैं कि इसकी प्रकृति कैसे है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे और वो भी मैंने आज यहाँ पर रखा है हिस्सा आपने चर्चा का कि हम यहाँ पर उसका प्रकृति भी डिस्कस करें। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों और आसान तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमें मेंस के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मेंस में प्रस्तावना से लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आए, लेकिन अभी तक मुझे जो बहुत अच्छी रोचक जो क्वेश्चन जो लगा है वो क्वेश्चन ये था कि एक बार पूरी 6 नंबर में, अभी 6 नंबर का क्वेश्चन नहीं रहा है वर्तमान सिलेबस में, 5 नंबर के और 11 नंबर के रहे। एक बार 6 नंबर में प्रस्तावना लिखने को बोल दिया गया है। शायद 2 बार इस प्रकार की जानकारी 2 बार मांगी गई आपसे कि प्रस्तावना लिखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखिए। अब वो प्रस्तावना अगर आपसे पूरी से पूरी लिखते हो तो आपका काम बन जाता है। 6 में से 4 या 5 नंबर अगर आप पूरे लिख सकते हो, लेकिन उसको लिखने का एक क्रम होता है, व्यवस्थित क्रम होता है, उस क्रम में लिखना होता है। सारे शब्द को यूज़ करना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। और उसमें शब्द थोड़े से बहुत ज़्यादा शब्द हैं कि थोड़े से अटपटे भी हो लगते हैं, उसको एक प्रकार से याद रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होता है। इसीलिए मैंने प्रस्तावना पूरी लिख दी यहाँ पर। मुझे पता है कि प्रस्तावना से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब प्रस्तावना आपको शायद अच्छी तरीके से नहीं दिख रही होगी, आपके पास और प्रस्तावना होगी, आपके जो आपकी बुक लिस्ट में जो आपकी बुक होगी पॉलिटी की, उसमें आपके सामने बुक होगी, ठीक है। एम लक्ष्मीकांत की बुक में मिल जाता है अक्सर, लेकिन वहाँ पर कुछ गड़बड़, एम लक्ष्मीकांत में गड़बड़ कहना बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पर पंथ निरपेक्ष की जगह धर्म निरपेक्ष लिखना कहीं ना कहीं एम लक्ष्मीकांत का भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान धर्म निरपेक्ष नहीं है, भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष है। ये बात मैं कम से कम 3 लगातार जितनी भी क्लासें हुई है उसमें से आधी से ज़्यादा क्लासों में मैं आपको ये बता चुका हूँ कि भारत का संविधान धर्म निरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष है। मुझे तो लगता है कि एग्जामिनर को इस प्रकार के क्वेश्चन भी बनाना चाहिए कि भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष है या धर्म निरपेक्ष है। तो हम उस प्रकार के क्वेश्चन को फेस करने का हमें आगे आने वाले समय में उसको और ज़्यादा जानकारी हो लोगों को। तो हम ये शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अर्थ समझते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना क्या होती है। तो दोस्तों प्रस्तावना का जो बात है, जो प्रस्तावना की जो प्रस्तावना का जो अर्थ है, वो प्रस्तावना होती है जैसे आपकी कोई डायरी हो, किताब आपने लिखी हो, आपने कोई डायरी, आपके नोट्स जो हो, ठीक है। सब सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपके जो नोट्स हैं वो नोट्स तो आपके पूरे है ही, लेकिन आप एक पेज छोड़ा होगा आगे, या जो कवर पेज होता है वो छोड़ा होगा। उसके बाद आपने नोट्स बनाने शुरू किए होंगे। उस पेज पर आपके नाम है, उस पेज पर आपके कुछ पसंदीदा जो लाइन है वो लाइन होगी पसंदीदा, ठीक है। जैसे मैंने भी मोटिवेशनल एक सेशन में आपको इसी चैनल पर शॉर्ट वीडियो में एक मोटिवेशनल लाइन बताई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके कुछ उस नोट्स के सामने पहले फ्रंट पेज पर कुछ ऐसी विषय वस्तु लिख रखी होगी जिससे आप यहाँ तो पढ़ के आनंदित होते हो, या आपको मोटिवेशन मिलता है वो पढ़कर, ठीक है। या फिर हो सकता है कि उन नोट्स के बारे में अच्छी जानकारी आपने लिखी हो कि ये नोट्स वहाँ पर काम आएंगे, ठीक है। तो यही होती है प्रस्तावना। भारतीय संविधान तो है, लेकिन उसके कवर पेज पे, उसके फ्रंट पेज पे जो आगे है वो पहला पेज प्रस्तावना से खुलता है। प्रस्तावना को एक और भाषा में कहते हैं, एक और शब्द होता है इसके लिए, उद्देशिका। उद्देशिका से आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। उद्देशिका से समझ में क्यों आएगा, क्योंकि उद्देशिका जो है वो, उद्देश्य का मतलब ये होता है कि लक्ष्य, उद्देश्य, इसको लिखने का क्या लक्ष्य है, संविधान को लिखने का लक्ष्य क्या है, संविधान को लिखने का उद्देश्य क्या है, क्या चाहते हैं हम लोग संविधान के उद्देश्य से। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संविधान के उद्देश्य क्या है, संविधान का लिखने का लक्ष्य क्या है। तो अब हम संविधान के उद्देश्य का अर्थ समझ चुके हैं, ठीक है, कि संविधान का फ्रंट पेज है, और फ्रंट पेज जो पहला पेज है वहाँ पर संविधान को लिखा क्यों है, संविधान को निर्माण हुआ क्यों है, क्या आवश्यकता है संविधान निर्माण करने की, उसका उद्देश्य, उसका गोल, उसका लक्ष्य लिखा है कि हमें ये अचीव करना है,
हमें जो अंग्रेज़ों के शासनकाल में जिस प्रकार की चीज़ें नहीं थी वो हम अब अवेलेबल करवाएंगे, हम अब अवेलेबल अपने अनुसार हम खुद अब अचीव करेंगे। हमें अंग्रेज वो अचीव नहीं करवाते थे, क्योंकि 1947 से पहले भारत औपनिवेशिक था ब्रिटेन का। ठीक है, तो ये अर्थ आपको समझ में, मुझे लगता है कि मैं पूरी तरीके से आशान्वित हूँ कि आपको मैं समझा पाया हूँ। एक बार फिर बता देता हूँ, प्रस्तावना का एक और शब्द होता है उद्देशिका। उद्देशिका का अर्थ होता है उद्देश्य। संविधान को लिखने का क्या उद्देश्य है, संविधान को लिखने का क्या लक्ष्य है, ये आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। संविधान का लिखने का जो उद्देश्य है, संविधान का लिखने की जो प्रस्तावना जो है वो संविधान का लिखने का उद्देश्य बताया गया है। क्या बताया गया है? हम भारत के लोगों का जब मतलब पूछा जाता है, प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है या मेंस में, ठीक है, हम भारत के लोग भारतीय संविधान में कहाँ वर्णित है, इस प्रकार से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो प्रस्तावना में वर्णित है। और हम भारत के लोगों का संविधान सभा ने क्यों प्रयोग किया, इस प्रकार से मेंस में क्वेश्चन बनते हैं। हम भारत के लोग, जैसे 2 नंबर में, इस बार 2 नंबर में क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर में क्वेश्चन आएंगे, दो लाइन में लिखने का, 1 लाइन में लिखने का। तो 1 लाइन में लिखने का जो हम भारत के लोगों का यहाँ पर सीधा सा मतलब ये था कि वहाँ पर जो संविधान निर्माण, जो जितनी संविधान निर्माताओं की संख्या थी, जैसे मैंने आपको बताया था 389 संख्या थी, वो 389 संख्या जो भारतीय संविधान सभा की थी, वो सिर्फ 389 नहीं होकर उस समय में भारत में जो 4 लाख जनसंख्या थी वो सभी हुआ करती। ठीक है, वो सभी 4 लाख लोग मिलकर भारत का संविधान बना रहे हैं। ठीक है, आज संसद में अगर कोई बिल पास होता है तो सिर्फ भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनाता है, सिर्फ भारत की कैबिनेट, संसद की कैबिनेट नहीं बनाती है, सिर्फ संसद नहीं बनाती है, वो हम सब मिलकर बनाते हैं, क्योंकि हम सब ने ही मिलकर उनको चुनकर वहाँ पर भेजा है और वो सब हमारे कहने पर वहाँ पर गए हैं, हमारे मत देने पर वहाँ पर गए हैं और वहाँ पर कानून का निर्माण कर रहे हैं। तो यही बात संविधान सभा के लोगों को बहुत अच्छी लगती है हमें, कि संविधान सभा के लोगों ने इस बात को समझा और कहा कि ये हम नहीं लिख रहे हैं, ये संविधान जो हम लिख रहे हैं वो संविधान लिख रहे हैं पूरे भारत की जनता, जितने भी भारत के लोग हैं, जितने भारत की जनता है, वो सारी ये संविधान लिख रहे हैं। ठीक है, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न, इस प्रकार के क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में या मेंस में आते हैं। अगर इसका अर्थ पूछा जाए तो संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है कि हमारे ऊपर कोई अंतर्राष्ट्रीय या बाहरी दबाव नहीं होगा। हम जो भी कानून बनाएंगे हम स्वेच्छा से बनाएंगे, हम जो भी कानून बनाएंगे वो स्वेच्छा से बनाएंगे। हम अंतर्राष्ट्रीय दबाव से या अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि ये जब बात संविधान सभा की बात आती है तो संविधान सभा का निर्माण जब होता है उस वक्त पर जब निर्माण होता है उस वक्त पर अंग्रेज का शासन भारत पे था और उस वक्त पर कुछ दबाव में हमें ऐसे कानून बनाने पड़े जो हमें नहीं चाहिए थे। लेकिन बाद में जब संविधान का निर्माण चलते चलते ही जब आज़ाद होता है भारत, और मैंने आपको वो वाले की पॉइंट भी कवर करवाए हैं कि संविधान सभा पे क्या प्रभाव पड़ा जब आज़ाद होकर अंग्रेज यहाँ से चले गए, तो उसका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का भारतीय संविधान सभा पर क्या प्रभाव पड़ा। उसमें एक प्रभाव यह था कि भारत को संप्रभुत्व संपन्न घोषित कर दिया गया, और भारत को संपूर्ण संप्रभुत्व घोषित करने का मतलब ये है कि भारत का संविधान संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद संपूर्ण संप्रभु संपन्न समझ गए होंगे। उसके बाद समाजवादी का मतलब यहाँ पर चाइना का वो साम्यवादी रूल नहीं है। समाजवादी का मतलब हमारे पास जो है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद को भी मैं आपको और डिस्क्राइब कर लूँ तो यहाँ पर जो मिश्रित समाजवाद है, मिश्रित समाजवाद है, जो हम कुछ जो विषय हैं उनको हमें निजी हाथ में दे रखे और कुछ जो विषय हैं उनको हमें सरकार जो हमारे पास सरकार के पास रखे हुए हैं, उस प्रकार के समाजवाद की बात आती है। और ये मूलतः संविधान में नहीं था, ये शब्द मूलतः संविधान में नहीं था। ये जो आपको अंडरलाइन करते हुए मामूली जो दिख रही होंगी, मुझे नहीं लगता कि आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा, क्योंकि जब मैं भी इस क्लासों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि क्वालिटी इतनी बेहतर नहीं है। लेकिन जब तक संसाधन ना आए तब तक हम खाली हाथ ना रहें, हम कुछ न कुछ करते रहें, इस कारण से मैं ये क्लासें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो समाजवादी और का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है पंथ निरपेक्ष। अब हम इतनी बड़ी बुक जो मैं भी खुद एम लक्ष्मीकांत ही पढ़ता हूँ, पॉलिटिकल ये मैंने एम लक्ष्मीकांत ही पढ़ा है। ठीक है, तो एम लक्ष्मीकांत की बुक में भी पंथ निरपेक्ष शब्द की जगह धर्मनिरपेक्ष यूज़ किया है। धर्मनिरपेक्ष में और पंथ निरपेक्ष में बहुत बड़ा अंतर होता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है नास्तिकता, और पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है न्यूट्रल, जो उदासीनता, जो हम धर्म के प्रति उदासीन है। हमारा संविधान धर्म के प्रति उदासीन है, ना कोई धनात्मक प्रतिक्रिया देता है, ना कभी एक्टिव होता है, ना कभी अनएक्टिव होता है। जो व्यक्ति चाहे, व्यक्ति की स्वतंत्रता है, व्यक्ति की आज़ादी है, जो व्यक्ति चाहे वो धर्म का पालन कर सकता है। तो पंथ निरपेक्ष शब्द यहाँ पर यूज़ हुआ है। लोकतांत्रिक गणराज्य का अर्थ मैंने आपको पिछली संविधान निर्माण में समझाया है, एक बार और समझा देता हूँ कि लोकतांत्रिक गणराज्य का जो अर्थ होता है उसका सीधा सा मतलब ये होता है कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा
वो चुनाव के द्वारा होगा। लेकिन चुनाव किस प्रकार से होगा, जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, जो मुख्यमंत्री को चुनाव होता है, जो सांसद के चुनाव होते हैं, उस प्रकार से न होकर एक आधारभूत अनुपातिक प्रणाली के आधार पर होता है। ठीक है, और जो वो हम आगे पढ़ेंगे, हमारे संविधान में हमारे सिलेबस का हिस्सा है कि संविधान को मैं आपको पूरा राष्ट्रपति चुनाव को पूरी तरीके से बताऊंगा आपको, और अपने सिलेबस के लिए मैं आपको परफेक्ट कर दूंगा कि अपने सिलेबस में क्या क्या है, ये तो आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ अपने सिलेबस के कुछ 4-4, 5-5 पॉइंट भी आपको इतने अच्छी तरीके से पता होंगे जब आप अंतिम समय पर मेंस में लिखने जाओगे और इस प्रकार की क्लास करके जाओगे, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत बेनिफिशियल, बहुत जो है बहुत नॉलेज हो जाएगा। खासकर प्रीलिम्स में भी इन चीज़ों की भरमार में आती है। पॉलिटी से प्रीलिम्स में पिछली बार भी 10 से 15 क्वेश्चन आए थे और इस बार भी आने की प्रबल संभावना है। आने की संभावना इस बार आयोग से है, लेकिन आयोग संवैधानिक आयोग है, बहुत सारे संवैधानिक आयोग हैं, और वो संवैधानिक आयोग हैं जो वो संविधान और आयोग दोनों से मिलाकर क्वेश्चन पूछेंगे। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, राष्ट्राध्यक्ष, जो ब्रिटेन का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वहाँ पर वंशानुगत होते हैं। जैसे क्राउन का शासन चल रहा है वहाँ पर, तो क्राउन के शासन के वंशानुगत चल रहा है, लेकिन वहाँ पर पीएम भी होते हैं हमारे से, यहाँ पर पीएम प्रधान होते हैं, जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, वहाँ पर प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन जो राष्ट्रपति का जो पद है वो वंशानुगत होता है। और हमारे यहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से होता है, चुनाव की तरीके से होता है। तो ब्रिटेन क्या है, सिर्फ गणराज्य है, हम क्या है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, तो शब्द क्या थे प्रस्तावना में, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए एवं समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास एवं उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति यानी विचार, जो अभिव्यक्ति आप जाहिर करते हो उसका एटीट्यूड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, देखो अब यहाँ पर कितना कन्फ्यूज़न है। हम जब प्रीलिम्स में जब इस प्रकार की बात आती है ना, जब हम इथिक्स हम इस प्रकार से पढ़ेंगे ना इथिक्स, तो वहाँ पर पता चलेगा कि अभिव्यक्ति और एटीट्यूड एक ही होता है। हमें ऐसा लगता है कि एटीट्यूड को हम सुन के ही हमारे मन में नेगेटिविटी आ जाती है कि एटीट्यूड, लेकिन ठीक है, तो ये अभिव्यक्ति और एटीट्यूड एक ही है। तो अभिव्यक्ति जाहिर करने का, ठीक है, अभिव्यक्ति क्या होता है, अभिव्यक्ति का मैं एक सिंपल सा मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ठीक है, कि किसी के प्रति, किसी धर्म के प्रति, किसी विषय के प्रति, कोई भी विषय जो है वो आप उस विषय के प्रति आपको बहुत रुचि है और उसको आप दर्शाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, जैसे वर्तमान में बहुत चलता है हिंदुत्व। हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्व एक अभिव्यक्ति है, सिर पर तिलक लगाना, गले में माला पहनना, ठीक है, भगवा वस्त्र पहनना हिंदुत्व को दर्शाता है और ये एक अभिव्यक्ति है। ठीक है, अच्छा भी है, हमें कोई इससे ये भी नहीं, बहुत अच्छा भी लगता है। ठीक है, और भारत का एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो है उस धर्म में विश्वास भी रखती है, लेकिन साथ ही साथ भारतीय जो ये धर्म है वो सहिष्णुता का संदेश भी देता है, हमें सहिष्णु भी मनाता है अन्य धर्मों के प्रति। असहिष्णु हमें हिंदू धर्म नहीं सिखाता है, कोई भी धर्म नहीं सिखाता है, असहिष्णुता कोई भी धर्म नहीं सिखाता है, ये सभी इंसानों के काम होते हैं। ठीक है, हम उस विषय पर नहीं जाते हैं, वो अलग डिबेट है। लेकिन आगे बढ़ते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास एवं उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए हमें किस प्रकार से शब्द याद रखना है, हम भारत के लोग, यहाँ तो हमें समझ में आ जाएगा, हम इसको याद भी रख पाएंगे। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय एवं विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास एवं उपासना, ठीक है, की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर को जो बना था, 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं। ठीक है, इस संविधान को अंगीकृत करते हैं और ये हमारा संविधान की उद्देशिका है। यह है सिविल अड्डा, अपना चैनल का नाम है, और इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और शेयर भी कर दीजिए। चलिए, थोड़ा सा क्या है कि वो एड भी देना होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। हम यहाँ पर इस उद्देश्य का, वो आपको मुझे लगता है कि उद्देश्य का आप समझ चुके होंगे, प्रस्तावना आप समझ चुके होंगे। संविधान संशोधन के मैंने आपको 2 भाग दिए हैं। ठीक है, कौन कौन से संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट हुए हैं, वो उसमें एक संविधान संशोधन मैंने आपको 42वां लिखवाया है, 42वां आपको करवाया है। 42वां बहुत इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन होता है। इसके बारे में मैंने आपको एक बात ये बताई थी कि इसमें 19 विषय में परिवर्तन आया था। 19 विषय में परिवर्तन के साथ साथ इसमें और क्या हुआ था, इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो इसके बारे में अगर कोई आपको की पॉइंट लिखना हो तो 19 विषय से परिवर्तन हुए थे।
सबसे बड़ा संविधान संशोधन होता है, इस कारण से इसे मिनी संविधान भी कहते हैं। अर्थ आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे आता है प्रकृति, ठीक है। ये प्रकृति, मुद्दे और संशोधन, ये सारे लगभग चीज़ें हैं ना, ये इन्हीं चीज़ों में आपको समझना है, ठीक है। मैंने आपको ये शब्द तो बता दिए हैं कि पंथनिरपेक्ष, बंधुत्व और समाजवाद, ये बस इतना बताना है कि ये जो शब्द हैं वो 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जुड़े थे। 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ये शब्द जुड़े थे। हाँ, अब जो मामला आता है 1960 का, ये मुद्दा क्या उठता है, प्रस्तावना का मुद्दा उठता कहाँ से है? प्रस्तावना का मुद्दा उठता है 1960 में। 1960 में होता है बेरूबड़ी मामला। 1960 में आता है बेरूबड़ी मामला। बेरूबड़ी एक क्षेत्र है, भारत और पाकिस्तान के विवादित क्षेत्र था, जो बाद में भारत सरकार ने पाकिस्तान को दे दिया, ठीक है। वो बेरूबड़ी क्षेत्र का जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। हुआ क्या है कि जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हो गए हैं तो वहाँ पर एक सीमा का डिस्ट्रीब्यूशन चलता है, अभी भी चलता है, सीमा विवाद अभी भी चलता है। लेकिन उस वक्त पर बहुत सारे आधिकारिक रूप से बोल रहे थे कि हमें ये ज़मीन हमारी है, वो ज़मीन हमारी है। एक ऐसा क्षेत्र था बेरूबड़ी वाला मामला, बेरूबड़ी वाला क्षेत्र। वो वहाँ पर उनको, जो भारत सरकार को लगता था कि हाँ ठीक है, अगर पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान ने भी हमें बहुत सारे क्षेत्र दिए हैं, तो हम जो उनका बेरूबड़ी वाला क्षेत्र है वो पाकिस्तान को लौटा देते हैं, ठीक है। तो ये मामला, अब जो उस समय की जो विपक्ष थी उनको हजम नहीं होता है। वो जब ये सारा मामला लेकर पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट में बताते हैं कि ये जो भारत की प्रस्तावना में जो चीज़ें लिखी हैं कि भारत की अखंडता, ठीक है, एक शब्द है भारत का, प्रस्तावना में शब्द लिखा है भारत की अखंडता। तो भारत की अखंडता एक शब्द लिखा हुआ है भारत की प्रस्तावना में, और उसका पालन नहीं किया जा रहा है, ठीक है, कि भारत अखंड भारत है और इस अखंड भारत को वापस तोड़ क्यों दिया जा रहा है? जब पाकिस्तान हमसे अलग चला ही गया है, हमारा विपक्षी देश है, ठीक है, हमसे जो है वैचारिक मतभेद भी रखता है, बहुत बार आक्रमण भी करता है, तो हम इस प्रकार की चीज़ें क्यों करें कि हम इतने ज़्यादा जो ज़मीन है भारत की वो हम पाकिस्तान को लौटा रहे हैं? तो ये हमारा अखंडता वाली बात जो है वो इसका हनन हो रहा है। वो विपक्ष लोग जो होते हैं वो इन सारी चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुँचते हैं, ठीक है। सरकार का भी तर्क आता है, सरकार की तरफ से जो वकील आते हैं और वो कहते हैं कि हमारा संविधान, पहली बात तो वो कहते हैं कि भारत का संविधान जो है वो संविधान अलग बात है और प्रस्तावना अलग बात है, ठीक है, प्रस्तावना अलग बात है। तो लेकिन इसके बीच में होता क्या है कि जब सरकार को इस बारे में पता चलता है तो सरकार इसमें संशोधन करने लग जाती है, ठीक है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वकील कहते हैं कि सब प्रस्तावना जो है वो तो हमारे इसकी है ही नहीं, प्रस्तावना हमारे संविधान का हिस्सा ही नहीं है। जब हमारे संविधान का हिस्सा ही नहीं है, सिर्फ संविधान के बाहर एक लिखा हुआ है फ्रंट पेज पे कोई शब्द है, वो हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है, तो हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं और न ही हम इसके अकॉर्डिंग चलने के लिए कोई बाध्यता रखते हैं। कोई इसलिए चलने के लिए हमें बाध्य कर सकता है कि इसमें ऐसा लिखा है तो आप ऐसा ही करिए, ठीक है। तो अब बेरूबड़ी वाला मामला जो था वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट ने भी लगभग उस वक्त पर यह माना कि संविधान संशोधन का भाग नहीं है, संविधान का भाग प्रस्तावना नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और आर्टिकल 368 के तहत इसका न तो चेंजेस हो सकता है, ना ही सरकार इसे मानने के बाध्य हो सकती है कि हम इसे माने, ठीक है। तो यहाँ पर 1960 में ये होता है बेरूबड़ी मामला। बेरूबड़ी से आपको घबराना नहीं है, बेरूबड़ी एक क्षेत्र का नाम है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर एक क्षेत्र था जो भारत ने पाकिस्तान को दे दिया था, ठीक है। ये वाला मामला है 1960 वाला। अब उसके बाद आता है बहुत बड़ा मामला केशवानंद भारती वाला केस आता है। केशवानंद भारती वाला जो केस आता है वो केशवानंद भारती, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि केरल वाले इलाके से आते हैं और वहाँ पर बहुत बड़े मठ के जागीरदार थे। हाल ही में उनका निधन भी हुआ है, 2020 में शायद उनका निधन हुआ है, तो ये बहुत अभी चर्चा में बने भी हुए हैं। तो 1973 में 24 अप्रैल की तिथि को यह केस आता है और वहाँ पर लैंड रिफॉर्म को लेकर, भूमि सुधार को लेकर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो केशवानंद भारती को लगा कि ये जो चीज़ें हैं ये मेरी हैं, लेकिन सरकार मुझसे ज़बरदस्ती छीन रही है। तो ये सारी चीज़ें लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये जो वाद था, ये बहुत केशवानंद भारती बनाम भारत संघ 1973 का जो मामला था, ये बहुत ही विस्तृत मामला, बहुत ही बड़ा मामला भारत अभी तक का, मैंने पिछली क्लास में बताया आपको कि सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में अब तक का सबसे वरिष्ठ मामला। और एक बार हम KBC के ऊपर प्रश्न पूछ चुकी हैं कि सबसे ज़्यादा जजों की बेंच, संवैधानिक पीठ किस मामले में बैठी है, तो ये 13 जजों की पीठ जो है वो इन्हीं मामले में बैठी है, इसी मामले में बैठी है। और अब तक का सबसे बड़ा मामला था, सबसे चर्चित मामला था।
इसमें बेसिकली उन चीज़ों को बताया गया है, इस मामले में बेसिकली उन चीज़ों को बताया गया है जो संविधान में तो है, जो संविधान में है लेकिन संविधान में हमें दिखती नहीं है, स्पष्ट रूप से नहीं दिखा है, लेकिन संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है, लेकिन संविधान में इन चीज़ों का अंतर्निवेश है। इसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द होता है अंतर्निहित, जो संविधान में अंतर्निहित है, संविधान की मूल भावना है। जैसे मैंने आधारभूत ढांचा बताया था कि संविधान की मूल भावना है, तो उस प्रकार से इन्होंने बताया कि संविधान में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बताया नहीं गया है, कि हमें ये नहीं कहा गया कि उद्देशिका या प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है, लेकिन हमें समझ लेना चाहिए कि ये संविधान का भाग है। तो सुप्रीम कोर्ट का इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में तर्क वितर्क होते हैं, और बाद में केशवानंद भारती वाले मामले को, बहुत बड़ा मामला जो था, उसमें ये आधारभूत ढांचे की संकल्पना भी होती है, उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, समय समय पे ऐसे मामले मेरे सामने आते रहेंगे, मैं उनको प्रस्तुत भी करता रहूँगा, मैं उनको प्रस्तुत भी करता रहूँगी, ठीक है। और ऐसी चीज़ें जो संविधान का हिस्सा है, संविधान का हिस्सा है लेकिन बताया नहीं गया है संविधान में, लेकिन मैं उनको बताऊंगा कि ये संविधान का हिस्सा है। तो उसके बाद जो संविधान की जो प्रकृति, जो संविधान का जो प्रस्तावना है वो हमारी संशोधनी हो गई और संविधान का अभिन्न अंग भी बन गई। संशोधनी होने का मतलब ये था कि इसमें आर्टिकल 368 जो मैं संशोधन पढ़ा था कि आर्टिकल 368 का प्रयोग करके इसमें संशोधन हो सकता है, इसमें कोई भी आप इसका कोई भी एक शब्द हटा सकते हो और कोई शब्द जोड़ सकते हो, लेकिन तत्कालिक सरकारों ने यहाँ पे शब्द हटाने का नहीं, शब्द और जोड़ने का कोशिश की गई, और उसमें उन्होंने उसके बाद 42वां संविधान संशोधन होता है, ये 1973 का मामला था। तो 1976 आते आते इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए, ठीक है। सबसे पहले डिबेट तो ये चली कि भारत का संविधान धर्म के बारे में क्या कहता है, लिखा तो कहीं नहीं था, लेकिन जो उन्होंने लिखा था, जो समानता के में लिखा था, जो समानता के अधिकारों में लिखा था, जो और संविधान और चीज़ों में और विषयों में लिखा था और भागों में लिखा था, उससे जो संसद थी या वर्तमान जो तत्कालीन संविधान संसद थी, उनको और सुप्रीम कोर्ट को यही लगा कि हाँ, जो हमारा संविधान है वो किसी धर्म का पक्षपात नहीं करता, हम सेकुलरिज्म कंट्री है, और सेकुलर कोई गलत चीज़ नहीं होती है। सेकुलर जो मैं मानता हूँ, सेकुलर एक उदासीनता होती है विचारधाराओं धर्म के प्रति, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष अलग चीज़ होती है और पंथ निरपेक्ष अलग चीज़ होती है। तो हमारा संविधान में धर्मनिरपेक्ष ने जोड़ के पंथ निरपेक्ष, बहुत सारी बड़ी बड़ी किताबों में, एम लक्ष्मीकांत तक की किताबों में हमें धर्मनिरपेक्ष लिखने को मिलता है, लेकिन हमें धर्मनिरपेक्ष हमारा संविधान नहीं है। आप ऑफिशियली जब संविधान को डाउनलोड करोगे आप, ठीक है, और उसकी साइट पर जाकर अपनी यहाँ पर भारत की संसद की साइट पर जाकर, तो लोकसभा की साइट पर, राज्यसभा की साइट पर जाकर चेक करोगे तो वहाँ पर हमें पंथ निरपेक्ष सेकुलरिज्म शब्द मिलता है। और सेकुलरिज्म इंग्लिश और धर्मनिरपेक्ष ये शब्द एक शब्द नहीं है, अलग अलग शब्द हैं। चलिए, तो पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ते हैं, एक और शब्द जोड़ते हैं बंधुत्व, ठीक है, बंधुत्व नामक शब्द जोड़ते हैं, और एक जोड़ते हैं समाजवादी, ठीक है। और इन बंधुत्व का मतलब होता है कि सभी आपस में एकता से रहेंगे, आपस में कोई भेदभाव नहीं है भारत के लोगों में, ठीक है, बंधुत्व। और ये बंधुत्व सबसे पहले जब वैश्विक इतिहास में इसका चर्चा आती है, तो बंधुत्व का मामला जो है वो फ्रांसीसी क्रांति से, ये मुझे लगता है कि फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित है शब्द है, ठीक है, बहुत अच्छा शब्द है। समाजवादी शब्द मैंने आपको बताया है कि इसका मतलब चाइना के साम्यवाद से नहीं है, इसका मतलब हमारे यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग समाजवाद जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कुछ विषय जो है हमें कुछ उद्योग हम सरकार के हाथ में है, और कुछ उद्योग जो हैं वो प्राइवेट के हाथ में है, जो निजी संस्था है उनके हाथ में है। तो ये था आज का क्वेश्चन, ठीक है। संशोधन कब होता है? सिर्फ एक बार होता है। वर्तमान जो प्रकृति क्या है वो संशोधनीय है, ठीक है, वर्तमान जो प्रकृति है वो संशोधनीय है, और संशोधन एक बार होता है 42 वाला संविधान संशोधन होता है। अर्थ मैंने आपको बताया है। पूरी संविधान की प्रस्तावना आपको याद करना चाहिए, क्योंकि ये मेंस में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया गया एक बार कि एक बार प्रस्तावना लिखिए आप। अब प्रस्तावना जिनको याद थी उनके 6 में से 4 या 3 नंबर या 5 नंबर भी आ सकते हैं, जिनको नहीं थी वहाँ पर वो बहुत दिक्कत में आ गए होंगे। और मुद्दे जो मैंने आपको बताए हैं, केशवानंद भारती, बेरुबड़ी, 1-2 केस और हैं इसमें, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते। आज की क्लास यही तक थी, वैसे ही थोड़ी सी लंबी हो गई, 20-25 मिनट की क्लास हो गई, लेकिन अगर आपने ये पूरी क्लास कर ली होगी तो आपको बहुत सारी चीज़ों का निचोड़ जो मैंने आपको यहाँ बताया है वो आपको मिल गया होगा। इसके बाद हम अगली क्लास करेंगे, ठीक है, शायद हमारा अगली क्लास में मौलिक अधिकार हमारा सिलेबस का हिस्सा है, हो सके तो हम मौलिक अधिकार ही पढ़ेंगे। उसके बाद हम आगे टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ते रहेंगे और पूरी पॉलिटी को कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ ये यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी अगर पॉलिटी हम कवर करते हैं तो। उसके बाद हमारे पास पॉलिटी में कुछ और 73वां संविधान संशोधन और इस प्रकार की चीज़ें, उसके बाद फिर आयोग आएंगे, फिर लोक प्रशासन, फिर राजनीतिक विचारक। इस प्रकार से हमें पेपर 2 जो है वो पूरा कंप्लीट करना है।
और हाँ, एग्ज़ाम से पहले, प्रीलिम्स से पहले हमारे पास एक टॉपिक, एक पेपर जो है वो हमारा इस प्रकार से तैयार रहेगा जहाँ पर हमें कोई परेशानी नहीं होगी मेंस के समय पर। चलिए जी, यही था आज का क्लास। सिविल अड्डा को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और लगातार लगातार इन क्लासों को देखते रहिए और शेयर भी करते रहिए। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।